और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और बिना देरी आपको वापस से वो तमाम अपडेट्स एक बार दोहरा देते हैं। तो देखिए 14 दिनों की रिमांड अवधि की मांग ईडी ने की थी और उसमें 6 दिनों की रिमांड अवधि पर मंजूरी दे दी गई, यानी कि 6 दिनों तक आलमगीर आलम ईडी के सवालों का सामना करने वाले हैं। आज की रात उनकी होटवार जेल में कटने वाली है। कल से उनके 6 दिनों की रिमांड अवधि की शुरुआत होने वाली है। 6 दिनों तक ईडी के सवालों का जवाब देंगे मंत्री आलमगीर आलम। तो आपको बताएं कि ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का ये प्रहार देखने को मिला और कल देर शाम मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। कैश कांड को लेकर मंत्री की जो है वो गिरफ्तारी होती है। आपको बताएं कि मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव के ठिकानों से लगभग 37 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे और इसी मामले में ईडी ने मंगलवार को मंत्री आलमगीर आलम को करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। देखिए कोर्ट रूम में हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़े हुए थे जो ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे थे। दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो ये जानकारी हमारे दर्शकों तक दीजिए। कोर्ट रूम में क्या कुछ सुनवाई हुई, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ पाई कि ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी और 6 दिनों की रिमांड अवधि पर मंजूरी मिली। आज की रात जो मंत्री हैं उनकी होटवार जेल में कटने वाली है और क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में आपके पास जानकारी है दीपक? जी बिल्कुल, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने कल यानी कि 15 मई को ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद आज पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान ईडी ने 10 दिनों की पूछताछ के लिए रिमांड पिटीशन देकर रिमांड की मांग की, जिस पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने 6 दिनों को मंजूरी दी है और 6 दिनों की जो पूछताछ है वो अवधि कल से यानी कि शुक्रवार से जो है वो शुरू होगी। शुक्रवार से अगले 6 दिनों तक मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी। वकील ने जो जानकारी दिया है वो बताया है कि पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जो रिमांड पिटीशन दी गई थी उसमें यह कहा गया था कि मंत्री आलमगीर आलम की ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर के ठिकाने से जो ईडी ने पैसा बरामद किया था 32 करोड़ 20 लाख रुपया, उसमें कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम की भी संलिप्तता है, सहयोग रहा है और उसी के आधार पर जो पैसा का जो कमीशन के तौर पर जो वसूली करके जो रखी गई थी उसमें मंत्री आलमगीर आलम की संलिप्तता है। तो ऐसे में उससे संबंधित जो है वो पूछताछ करनी जरूरी है और यही वजह है कि 10 दिनों की रिमांड पिटीशन देकर 10 दिनों की मांग की गई थी, जिसमें अब 6 दिनों की मंजूरी मिल गई है। तो अब ईडी के तीखे सवालों का सामना आगे 6 दिनों तक मंत्री आलमगीर आलम को करना होगा और ईडी के जो सवाल होंगे उसका जवाब मंत्री आलमगीर आलम को देना होगा। अब देखना होगा कि 6 दिनों में ईडी किस तरीका से पूछताछ करती है, क्या क्या सवाल जो है मंत्री आलमगीर आलम के सामने रखती है और उसका कितना संतोषजनक जवाब जो है मंत्री आलमगीर आलम देते हैं। इसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 6 दिनों की जो पूछताछ है वो काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 6 दिनों की पूछताछ में ईडी को कई और महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकता है। क्योंकि 32 करोड़ 20 लाख रुपया जब ईडी ने बरामद किया था तो उसमें यह कहा गया था, खासतौर पर ईडी की तरफ से यह दावा भी किया गया था कि पैसा जो कमीशन के तौर पे वसूली की गई थी महज 1 माह में 10 करोड़ रुपया जो है वो जहांगीर आलम के ठिकाने पे जमा की गई थी। तो कहीं ना कहीं उससे पहले भी एक मोटी रकम जमा की गई थी। तो महज 6-7 माह में जो है वो 32 करोड़ 20 लाख रुपया जहांगीर आलम के ठिकाने पर पैसा को शिफ्ट किया गया था, जमा किया गया था। और इसमें जो राजीव सिंह है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ठेकेदारों से पैसा की वसूली करता था, जो टेंडर दिया जाता था, टेंडर आवंटित होता था, उसके एवज में जो कमीशन की वसूली होती थी उस वसूली की रकम को राजीव सिंह जो है वो वसूलता था और पैसा को जहांगीर आलम यानी कि ओएसडी संजीव लाल के जो नौकर है उनके ठिकाने पर रखने का काम किया करता था। इसमें कई लोगों की संलिप्तता जाहिर सी बात है कि इसमें सामने आई है। खासतौर पर मंत्री आलमगीर आलम का जब इसमें संलिप्तता आई है और पूछताछ हुई तो पूछताछ में जो संतोषजनक जवाब ईडी को देना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, वो नहीं कर पाए और फिर बीते कल मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया। अब जो 6 दिनों की पूछताछ होगी, यह पूछताछ किस आधार पे किस तरीके से होगी ये सबसे अहम है। क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम का जो पैसा है वो कई जगह पे इन्वेस्ट करने की बात सामने आई है। खासतौर पे पेट्रोल पंप, नर्सिंग होम और रांची में भी होटल में पैसा इन्वेस्ट करने की बात आई है। और मंत्री आलमगीर आलम के जो बेटे हैं तनवीर आलम वो
कोल माइंस का भी जो है संचालित करता है, जो कोल माइंस का जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है वो देखता है। तो वैसे में ये तमाम कड़ियों को जोड़ रही है और मंत्री आलमगीर आलम का पैसा कहाँ कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, कहाँ कहाँ पे लगाया गया है और किन किन लोगों के नाम पे चल अचल संपत्ति है, खासतौर पे मंत्री आलमगीर आलम के परिवार के लोगों के नाम पर। तो ये तमाम जानकारी जो जुटाने की जो कोशिश है वो ईडी कर रही है और तमाम कड़ियों को देख रही है और जोड़ रही है। क्योंकि जब 21 फरवरी 2023 को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी टेंडर घोटाला मामले को लेकर, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पे छापेमारी की थी, तो उस दरमियान वीरेंद्र राम की जो संपत्ति का जो आकलन जो किया गया था ईडी की तरफ से, वो चौंकाने वाला था। 125 करोड़ रुपया की चल अचल संपत्ति जो है वो चौंकाने वाले खुलासे जो है वो ईडी के द्वारा किया गया था। जब 23 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई और रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ हुई, उसी पूछताछ में ये तमाम चीजें स्पष्ट हो गई थी। दीपक, आपके पूछताछ कल से शुरू होगी और भी कई सवाल जिसके जवाब जो है मंत्री आलमगीर आलम को देना होगा। आप बने रहिए दीपक, हमारे साथ वापस से आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन देखिए जो अपडेट लेकर कर सामने आई है कि 10 दिनों की ईडी रिमांड ने मांग की थी और 6 दिनों की रिमांड अवधि की मांग जो है उस पर मंजूरी लगी है। अब कल से इसकी शुरुआत होगी और कल से मंत्री आलमगीर आलम से 6 दिनों तक ईडी पूछताछ करेगी। रुकते एक छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जानकारी दे रहे थे हमारे साथ संवाददाता दीपक, लगातार जुड़े हुए हैं जो तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, देखिए एक और सवाल है कि क्या मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट से सीधे होटवार जेल ले जाया जाएगा क्योंकि आज उनकी रात वहीं कटनी है, या फिर उन्हें जो है ईडी दफ्तर ले जाने के बाद वहां से उन्हें होटवार जेल शिफ्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो रिमांड की अवधि है वो कल से शुरू होगा। वैसे में आज उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा, तो ईडी के जो टीम है वो पीएमएलए की विशेष कोर्ट से लेकर के होटवार जेल ले जाएंगे और वहां पर उन्हें जो शिफ्ट जो है वो किया जाएगा। कल रिमांड की अवधि शुरू होगी, तो लिहाजा कल 10 बजे के आसपास जो है वो ईडी के अधिकारी होटवार जेल पहुंचेंगे और वहां से फिर मंत्री आलमगीर आलम को लेकर के ईडी दफ्तर जाएंगे और फिर वहां जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, जो अगले 6 दिनों तक पूछताछ होगा। 6 दिनों की जो पूछताछ खत्म होगी उसके बाद फिर उन्हें पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर ईडी को लगेगा कि पूछताछ करना और जरूरी है तो फिर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में रिमांड पिटीशन दे करके रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग जो है वो की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच आज सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है, जिस तरीके से कल मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई, 6 घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल चेकअप जो नियम संगत जो होती है कानूनी तौर पे जो मेडिकल जांच, वो तमाम चीजें हुई और उसके बाद आज पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दरमियान 10 दिनों के रिमांड की मांग पीएमएलए की विशेष कोर्ट से ईडी के तरफ से किया गया था, जिस पर 6 दिनों की मंजूरी जो है वो दी गई है। जो ग्राउंड रखा गया था ईडी के तरफ से, अगर उसकी बात करें तो ईडी के तरफ से जो ग्राउंड में कहा गया था कि जो पैसा जो डिटेन किया गया है, जो पैसा बरामद हुआ है मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से, वो पैसा जो है वो कमीशन का पैसा है जो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो टेंडर आवंटित किया जाता था और टेंडर मैनेज करके जो पैसा वसूला जाता था कमीशन के तौर पर, वही पैसा जो है वहां पे है। और इस पैसा में जो संलिप्तता है वो कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम की भी बताई गई, उनकी भूमिका को उसमें दर्शाया गया। तो यही वजह है कि 10 दिनों की पूछताछ करना चाहती थी ईडी और इसके लिए 10 दिनों की रिमांड पिटीशन देकर के मांग भी की थी। हालांकि कोर्ट से 6 दिनों की मंजूरी मिली है, तो अब 6 दिनों तक जो है वो ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा कि जो पैसा बरामद हुआ है ईडी को, उस पैसा में किनकी कितनी % का जो है कमीशन जो है वो बांटा गया था और उस पैसा का इस्तेमाल किस रूप में किया जाना था और किस तरीके से उस पैसा का उपयोग होता, ये तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि मंत्री आलमगीर आलम का पैसा को कई जगह पर इन्वेस्ट करने की बात को भी बताया गया है, तो ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम का पैसा कहां पे लगा है। हालांकि प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई है कि नर्सिंग होम में भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है, पेट्रोल पंप में इन्वेस्ट किया गया है, होटल में भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो कई ऐसे जो जानकारी है जो ईडी को मिला है कि पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो ऐसे में वो लोग भी जिनके नाम से वो संपत्ति है, उन्हें वो भी कहीं ना कहीं ईडी के रडार पर वो आ सकते हैं। आने वाले समय में भी ये देखने को मिलेगा कि कई लोग ईडी के रडार पर होंगे और उन्हें समन जारी करके ईडी दफ्तर भी बुलाया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है। चूंकि ये पूरे मामले को अगर आप देखें तो बीते 1 साल से ये जो जांच और कार्रवाई है वो चल रही थी। हालांकि
फिलहाल जो 6 मई को जो बड़ी कार्रवाई हुई है और उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम, ये 3 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इससे पहले 2023 में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके कई सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई थी। और जिस तरीके से इस मामले में अगर अब तक की बात करें तो 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आने वाले समय में देखना होगा कि ईडी की क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से जांच की आंच कई लोगों तक पहुंचता है। चूंकि वीरेंद्र राम से जब ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी साल 2023 में ही, तभी ये चीज का जो है सवाल भी यही था। वीरेंद्र राम से ये पूरा प्रकरण जो है वो शुरू होता है और उसके बाद पूर्व आप्त सचिव जो है संजीव लाल, उन तक ये प्रकरण पहुंचा। उनके सहायक या फिर जहांगीर आलम के घर से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और ये पूरा प्रकरण पहुंचता है मंत्री आलमगीर आलम तक। अब इनसे भी 6 दिनों की पूछताछ, क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष भी ये कह रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे कई ऐसे नाम है, कई ऐसे सफेद पोश लोग हैं जिनको ईडी जो है अपने रडार पर लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। तो इस तरीके से जो आरोप विपक्ष ने लगाए उस पर ये कई कार्रवाइयां हमें देखने को मिली है और अब गिरफ्तारियां भी हो रही है और कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं। दीपक, जी बिल्कुल, अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में जिस तरीके से ये पैसा बरामद हुआ मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से, ठेकेदार मुन्ना सिंह के ठिकाने से, कॉन्ट्रैक्टर राजू सिंह के ठिकाने से, उसके बाद से ही बीजेपी इस मामले को लेकर के सीधे तौर पे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, खासतौर पे कांग्रेस पर जो है वो हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जब झारखंड दौरे पर आए थे तो उन्हें भी ये मौका मिल गया था कि इस मामले को लेकर के सीधे तौर पे कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा करने का, और हमने देखा भी कि किस तरीके से इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से जो है वो सवाल खड़ा किया कांग्रेस पर। तो कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये आने वाले लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि मौजूदा समय में लोकसभा का इलेक्शन है और फर्स्ट फेज का ही अभी तक मतदान हुआ है, अभी भी 3 फेज का जो चुनाव है वो होना है। लेकिन जिस तरीके से मंत्री आलमगीर आलम का भूमिका खासतौर पर इसमें कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा बताया गया, जिस तरीके से मंत्री आलमगीर आलम को ओएसडी संजीव लाल और उनके ठिकाने से जैसे ही पैसा बरामद हुआ उसके बाद कांग्रेस का जो बड़ा कार्यक्रम झारखंड प्रदेश में जो हुआ, चुनावी सभा जिस तरीके से हुआ, जिसमें खास तौर पे देश के कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उस चुनावी सभा को में शामिल हुए और चुनावी सभा को संबोधित किया, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उससे दूरी जो है वो मंत्री आलमगीर आलम को बनाया गया, यानी कि अलग थलग उसी समय से पड़ गया था। हालांकि जिस वक्त मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था 14 मई की बात करें या बीते कल 15 मई की बात करें, तो वो फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे कि हर सवाल का सामना वो करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब वो देंगे। लेकिन ईडी जो जवाब चाहती थी शायद वो जवाब मंत्री आलमगीर आलम नहीं दे पाए और संतोषजनक जो जवाब है नहीं दे पाने की वजह से जो है ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। अब जब 6 दिनों तक ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा तो क्या क्या सवाल होंगे, किस तरीका से जो सवालों का जो फेहरिस्त होगा उसका जवाब वो देने में समर्थ होंगे नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने कहा कि अभी लोकसभा का 3 चरण का चुनाव अभी बाकी है और ऐसे समय में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी होना, चूंकि झारखंड सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री जो है वो माना जाता है आलमगीर आलम को, चूंकि कांग्रेस विधायक दल के वो नेता भी है, तो इस लिहाज से जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है और वैसे में लोकसभा चुनाव पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये जो है इसका आकलन भी जो है राजनीतिक पंडित जो है वो लगा रहे हैं। हालांकि जब 3rd फेज का जो इलेक्शन है खासतौर पर संथाल परगना के 3 लोकसभा सीट पर है, गोड्डा, राजमहल और दुमका, इस पर खासतौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। खासतौर पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हो या फिर जेएमएम के जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हालांकि अब इन सब के बीच आज भी हमने देखा कि जिस तरीके से उन्हें पीएमएलए की विशेष कोर्ट में लाया गया, तो कोई बहुत ज्यादा जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे शामिल नहीं हुए, खासतौर पे अपने नेता के पक्ष में जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए थे और जब उन्हें कोर्ट में लाया गया था तो जेएमएम के काफी कार्यकर्ता और नेता जो है वो कोर्ट परिसर में मौजूद थे। लेकिन आज जब मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में लाया गया, उस दरमियान कांग्रेस के कोई भी नेता एका दुक्का को छोड़ यहाँ पे कोई भी सामने नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अलग थलग जो है वो मंत्री आलमगीर आलम अभी पड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं और इसका सियासत पर भी व्यापक असर जो है देखिए बिल्कुल दीपक, क्योंकि आपने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का जिक्र किया है तो उस वक्त भी हमने देखा था ये बड़े चेहरा थे और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद दूसरे सबसे प्रमुख चेहरा है मंत्री आलमगीर आलम, उनकी गिरफ्तारी होती है। तो 2 प्रमुख
चेहरे जो INDIA के पास थे, झारखंड विशेष की हम बात करें तो अब इनकी गिरफ्तारी, लोकसभा चुनाव और इन सबके बीच INDIA, जब बीजेपी ने इतना बड़ा बयान दिया है पहाड़ों को लेकर, नोट के पहाड़ों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर, तो INDIA भी चुप नहीं बैठ रहा। INDIA ने तो साफ तौर पर कह दिया कि पहले के जो 4 चरणों में चुनाव हुए और इन चुनावों में अपनी हार को देखते हुए एनडीए ने ये तमाम जो है षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। क्योंकि देखिए ईडी पर और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर कई सवाल पहले भी खड़े हो चुके हैं दीपक, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है झारखंड विशेष के लिए। पिछले दिनों भी आप देखिए विष्णु अग्रवाल के भी न्यूक्लियस मॉल पर जो है वहां पर भी छापेमारी करने टीम वहां पर पहुंचती है, मापी वहां पर होती है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जिस पर ईडी की ये कार्रवाई हो रही हो और ईडी पर दुरुपयोग करने का आरोप जो है वो पहली बार लग रहा हो। जी बिल्कुल, देश भर में जिस तरीका से ईडी की कार्रवाई हुई है, लगातार ईडी के कार्रवाई पर जो है विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है कि बीजेपी के इशारे पर जो है ईडी कार्रवाई कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। हालांकि बीजेपी इसको सिरे से खारिज करता है और कहता है कि जो भ्रष्टाचार किया है उस पर कार्रवाई तो होगी ही, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन खास तौर पर अभी जो कार्रवाई झारखंड प्रदेश में हुई है और मंत्री आलमगीर आलम की जो गिरफ्तारी हुई है, ये कहीं ना कहीं चुनावी समय पे हुई है, इसलिए इस पर ज़्यादा सियासत खास तौर पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि जब राज्य के मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस दरमियान भी ये परसेप्शन बन रहा था कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डालना चाहती है भाजपा, और यही वजह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को, सिटिंग सीएम को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और उसके बाद अब सेकेंड नंबर मंत्री माना जाता है कैबिनेट के मंत्री आलमगीर आलम, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इसको लेकर के INDIA के तो तमाम घटक दल है वो सीधे तौर पे बीजेपी पर तो हमला बोल ही रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये कैसा जो चुनाव है वो कराना चाहते हैं, जो वन साइडेड जो कार्रवाई है वो ईडी की द्वारा की जा रही है और सीधे तौर पे भाजपा के इशारे पर ही काम करने का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच जो ईडी की जो कार्रवाई है वो निरंतर जारी है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, राजनेता हो, जिनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि आलमगीर आलम की पहली गिरफ्तारी है, इससे पहले सूबे के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी भी है। उससे पहले भी कई ब्यूरोक्रेट्स के बड़े जो चेहरे हैं, जो बड़े अधिकारी रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। निलंबित आई छवि रंजन सलाखों के पीछे है, पूजा सिंघल सलाखों के पीछे है। तो ऐसे कई लोग हैं, जमीन कारोबारी, ठेकेदार, तो कई लोग अभी तक इस मामले में जेल में बंद है। अब जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में अगर फर्जीवाड़ा घोटाला की अगर बात करें तो सबसे पहले जो कार्रवाई हुई थी 6 मई 2022 को, वो खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले को लेकर हुई थी। उसके बाद अवैध खनन तक जा पहुंचा, जमीन घोटाले के 3 मामलों की ईडी कार्रवाई कर रही है, जाँच कर रही है। और उसके बाद शराब घोटाला और अब जाकर के टेंडर घोटाला। तो ये ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के ईडी की कार्रवाई निरंतर जारी है और 2022 से ही जारी है। अब लेकिन देखना होगा कि यह कार्रवाई आने वाले समय में कहां तक पहुंचती है, कौन कौन लोग जो है वो ईडी के रडार पर आ सकते हैं, किन किन पर ये गाज और जो जांच की आंच है वो पहुंच सकती है। ये फिलहाल आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है और इसमें जिनकी जिनकी संलिप्तता है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो रहे हैं। अब जिस तरीके से टेंडर मैनेज करके जो कमीशन का वसूली का जो खेल सूबे में चल रहा था 2022 में, जब इसको लेकर के ईडी ने कार्रवाई की, 2023 में कार्रवाई की और अब जाकर के 2024 में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो कुल मिलाकर के है तो इसको लेकर के ईडी की जो कार्रवाई है वो निरंतर जारी है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि यह जो मामला है, चूंकि एक मोटी रकम ईडी ने डिटेन किया है, बरामद किया है और खासतौर पर ग्रामीण विकास विभाग के तहत जो भी योजना ग्राम में, ग्रामीण स्तर में, जमीनी स्तर पर पहुंचना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाती है। और उसका कारण है इस तरह का जो कमीशन का खेल और भ्रष्टाचार का मामला। जब इस तरह का जब खेल होता है तो जाहिर सी बात है कि जो योजना धरातल पे पहुंचना चाहिए और उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीका से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि कमीशन का जो हिस्सेदारी है वो बढ़ जाता है और गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होता है। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएंगे, चाहे सड़क की बात करें या मनरेगा की बात करें या कई भी ऐसी योजना जो चलता है गाँव के विकास के लिए, वो योजना का बहुत ज़्यादा फलाफल जो नतीजा है वो सामने नहीं आता है। क्योंकि जो टेंडर होता है वो भी किसी मनपसंद कंपनी को ही दिया जाता है और
मनपसंद कंपनी को दे करके खुद का भी लाभ लेने की कोशिश होती है और सामने वाले जो कंपनी होता है उन्हें भी लाभ पहुंचाने की कोशिश होती है। तो ऐसी मंशा से अगर जब काम होगा तो जाहिर सी बात है विकास की कल्पना भले ही आप कर सकते हैं, लेकिन विकास जमीनी स्तर पे नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से इस मामले को लेकर खासतौर पे कमीशन का जो घोटाला जो मैनेज करके कमीशन की वसूली का मामला को लेकर ईडी की कार्रवाई हुई है, तो इसमें अब आने वाले समय में कई लोग जो है वो ईडी के रडार पर होंगे। जब मंत्री आलमगीर आलम की जब इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है तो ऐसे लोग जो अभी भी पर्दे के पीछे है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे राजनेता हो, उन लोगों तक भी जांच की आंच ईडी की पहुंचेगी। जी बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी हमारे दर्शकों तक लगातार साझा करते रहिएगा। देखिए बड़ी खबर, हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले ये जानकारी दी, न्यूज़ 11 भारत के पास ये तमाम जानकारियां पहुंच रही है। देखिए 10 दिनों की ईडी रिमांड की मांग की गई थी। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ के लिए 10 दिनों के रिमांड की मांग की और 6 दिनों के रिमांड अवधि की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि कल से इस अवधि की शुरुआत होगी और 6 दिनों तक मंत्री आलमगीर आलम इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। इन तमाम जवाबों में कई जवाब ऐसे होंगे जिसका तीखा सामना करना पड़ सकता है। इन सबके बीच देखिए लगातार हम भी अपनी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं कि इससे पहले जब ये पूरी छापेमारी हुई थी, पूर्व आप्त सचिव संजय लाल की बात कर ले या फिर उनके सहायक जहांगीर आलम के आवास की बात कर ले, लगभग 32 करोड़ से ज्यादा कैश, 1-2 करोड़ नहीं है, 30 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए और उसको लेकर तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे इस जांच की आंच जो है वो मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंच सकती है। और वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला जब पहला समन मंत्री आलमगीर आलम को जारी होता है और समय से पहले। देखिए एक बात यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जितने भी लोगों को, या राजनेताओं की बात कर ले या फिर बिल्डर्स की बात कर ले या फिर व्यवसायियों की बात कर ले, जितने भी बड़े लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया, पहले समन पर काफी कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पेशी दर्ज कराई है। और मंत्री आलमगीर आलम उन मंत्रियों में से या फिर उन लोगों में से प्रमुख मंत्री हैं या प्रमुख नेता हैं जिन्होंने पहले समन पर ही अपनी पेशी की है और समय से पहले ये ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। और जब उस वक्त उनके बयानों को देखा जाए तब उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया था कि वे ईडी के सवालों का सामना करेंगे और जितना सहयोग बन सकता है वो तमाम सहयोग करेंगे, उन तमाम सवालों का जवाब मंत्री आलमगीर आलम देंगे। तो पहले दिन जब इनसे पूछताछ होती है तो लगभग 9 घंटे तक उनसे पूछताछ, और उस वक्त भी कई दस्तावेज लेकर मंत्री आलमगीर आलम वहां पर पहुंचते हैं। अगले दिन वापस से कई सवाल ईडी के पास होते हैं जिसके जवाब ढूंढने के लिए उन्हें वापस से बुलाया जाता है ईडी दफ्तर, और दूसरे दिन कुछ घंटे ही, कह सकते हैं कि 6 घंटे ही उनसे पूछताछ चलती है और उसके बाद उनकी यह गिरफ्तारी की खबरें सामने आती है। और अब इन सब के बीच ये भी खबर है कि 10 दिनों की ईडी की रिमांड अवधि की मांग करने पर 6 दिनों की रिमांड अवधि की मंजूरी मिली। अब इन 6 दिनों तक क्या कुछ ईडी के पास सवाल और किस तरीके से इन सवालों का सामना करेंगे मंत्री आलमगीर आलम, ये देखने वाली बात होगी। 6 दिनों तक और ऐसे कौन से लोग जिनके नाम निकलकर सामने आएंगे और ईडी इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। टेंडर मैनेज करने का ये पूरा मामला जो है वो जोड़कर वहां से देखा जा रहा है। वीरेंद्र राम से ये पूरा प्रकरण शुरू होता है और उसके बाद एक के बाद एक कई तार जुड़ते हैं और झारखंड के सबसे प्रमुख चेहरे में से एक है मंत्री आलमगीर आलम, उन तक ये जांच पहुंचती है और अब उनसे ईडी 6 दिनों तक पूछताछ करने वाली है। जानकारी अपने दर्शकों को वापस से दे, 10 दिनों की रिमांड अवधि की मांग की गई थी, 6 दिनों की रिमांड अवधि पर मंजूरी है और 6 दिनों तक ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। अब इस पूछताछ के दौरान कौन से ऐसे तीखे सवाल जिनका सामना करेंगे मंत्री आलमगीर आलम, ये देखने वाली बात होगी। 10 दिनों में क्या कुछ कार्रवाइयां हुई हैं ये आपको हम एक ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रकरण जो है वो सामने आया और कहां से कार्रवाई शुरू होती है, किन ठिकानों से कितने लाख और कितने करोड़ रुपए जो है वो बरामद होते हैं। आरोप लगे हैं कि टेंडर में कमीशन खोरी से नाजायज जो है वो पैसे निकाले गए और वीरेंद्र राम की काली कमाई रखा गया। साथ ही साथ आरोप यह भी है कि सीए के रूप में वीरेंद्र राम की काली कमाई की लॉन्ड्रिंग की गई और हवाला के सहारे वीरेंद्र की काली कमाई को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फर्जी नाम से पैन और आधार कार्ड भी बनाकर शेल बनवाया गया और दूसरों के नाम पर खोली गई शेल कंपनियों का भी संचालन किया गया है। आप्त सचिव के रूप में टेंडर मैनेज करने वाला, कमीशन वसूलने वाला और मैनेज करने वाला, कमीशन के रूप में वसूली की गई रकम रखना, ये तमाम आरोप इन पर लगे हैं। पीएमएलए कोर्ट में आज इनकी पेशी होती है और इन आरोपों के आधार पर उनसे 6 दिनों की पूछताछ के लिए रिमांड अवधि पर मंजूरी दे दी जाती है इन तमाम आरोपों के साथ। और क्या कुछ जानकारी है दीपक, लगातार हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं।
दीपक देखिए, क्योंकि आप बात कर रहे थे ग्रामीण विकास विभाग की, क्योंकि ये ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री भी हैं और लोकसभा चुनाव चल रहा है जहां पर विकास की खूब बात होती है और विकास से जुड़े हुए ये मंत्री हैं, विकास विभाग के ये जुड़े हुए मंत्री हैं, तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है भ्रष्टाचार को लेकर और एक बड़ा मुद्दा बन जाता है लोकसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल, गांव का विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है ग्रामीण विकास विभाग। तमाम जो योजना जो धरातल पर गांव के विकास के लिए पहुंचाए जाते हैं उसमें ग्रामीण विकास विभाग के तहत ही पहुंचाया जाता है। चाहे सड़क की बात करें या मनरेगा की कई तरह का योजना चलता है। इसके अलावा कई ऐसी योजना जो सीधे तौर पर जो जुड़ाव होता है वो ग्रामीण विकास विभाग से होता है। और ग्रामीण विकास विभाग में जब इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, कमीशन का जब खेल होता है और कमीशन की जो वसूली होती है और उसका बंदरबाट जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक होता है, तो ऐसी परिस्थिति में गाँव का, ग्रामीण इलाकों का विकास जो है वो पूर्ण रूप से कारगर रूप से नहीं हो पाता है। क्योंकि जिन एजेंसी को, जिन कंपनी को अगर टेंडर मैनेज करके कमीशन ले करके अगर उन्हें ठेका का काम दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो गुणवत्तापूर्ण काम जो है वो नहीं करेगा। जब गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उस पैसा का जो है दुरुपयोग होगा। और इसी तरह का मामला जो है वो इसमें भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कमीशन का खेल में नीचे से ऊपर तक के रहने वाले लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया है, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई है। सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी 23 फरवरी 2023 को निलंबित चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम, जो एक महत्वपूर्ण विभाग के महत्वपूर्ण पद पर थे, और उनकी जब संपत्ति का आकलन जो ईडी के छापेमारी में की गई थी वो काफ़ी चौंकाने वाला था। ये 125 करोड़ रुपया का चल संपत्ति का आकलन जो है वो ईडी के द्वारा किया गया था। 39 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति है वो ईडी ने जब्त भी किया था, जिसमें बैंक से संबंधित जो पेपर था, बैंक से संबंधित जो दस्तावेज था, इसके अलावा भी कई जो है वो सेल कंपनी को के जरिए जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती थी, उनसे संबंधित दस्तावेज था। लेकिन जब 23 फरवरी को जब गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की और उस पूछताछ में ये खुलासा और ये जानकारी ईडी को मिला कि नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों तक जो है वो कमीशन पहुंचता था। तो उसी वक्त ये सवाल उठने लगा था कि ऊपर तक यानी ऊपर में कौन, और वह ऊपर में कौन, आज वो चीज़ें सामने स्पष्ट हो गई है कि ऊपर में कौन। मंत्री आलमगीर आलम की कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता पाई गई है और जिस 2 दिनों की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। लेकिन ईडी का जो दावा है उसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं की जो संलिप्तता है वो संदिग्ध तौर पर बताया गया है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ईडी की जो कार्रवाई है इस मामले को लेकर फिर होगी। कई लोगों को बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। ईडी की कार्रवाई को लेकर देखिए राजनीतिक तपिश भी लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है और सियासत की तपिश भी बढ़ी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।